Good day, students. Myself, Dr. Kalpana Prabhu. I'm just telling my name because you must have forgotten me. आपकी हिंदी अध्यापिका। बहुत दिनों के बाद आपसे बात कर रही हूँ। तो इस थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको जो भी किताबें प्रिस्क्राइब की हुई हैं यूनिवर्सिटी से, उन किताबों का नाम मैं बताने जा रही हूँ। मिल रही है, स्कूल बुक कंपनी वालों ने मंगवाई है। जितनी जल्दी हो सके ले लीजिएगा। मैं सभी क्लास के लिए किताबों का नाम बता देती हूँ। अपने अपने क्लास के हिसाब से किताब ले लीजिए, लिख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक ही ऑथर की दो किताबें अलग अलग क्लास के लिए दी गई हैं। पहले सेकंड बीकॉम वालों की थर्ड सेमेस्टर के लिए दो किताबें हैं। एक है ताजमहल का टेंडर, अजय शुक्ला उसका ऑथर है। फिर एक और किताब है दीर्घ कविताएं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर सिम्हा। पहली किताब ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला जी से लिखित, दूसरी किताब दीर्घ कविताएं डॉक्टर प्रभाकर सिम्हा। एक किताब तो मिल रही है ताजमहल का टेंडर, जितनी जल्दी हो सके ले लीजिएगा। दीर्घ कविताएं जैसे ही आ जाए बाद में ले सकते हैं। सेकेंड बीएससी वालों के लिए, यानी कि थर्ड सेमेस्टर बीएससी वालों के लिए एक किताब है लंबी कविताएं, जिसके ऑथर हैं वीणा अग्रवाल, और दूसरी किताब है स्वर्ण कहानियाँ। लंबी कविताएं अभी तक आई नहीं हैं, स्वर्ण कहानियाँ किताबें मिल रही हैं। तो उसके ऑथर हैं डॉक्टर गिरिजा कुमार। बीएससी वालों को कह रही हूँ फिर से, स्वर्ण कहानियाँ डॉक्टर गिरिजा कुमार की किताब आई हैं, आप जितनी जल्दी हो सके ले सकते हैं। सेकेंड बीसीए थर्ड सेमेस्टर के लिए दो किताबें हैं। एक है गद्य प्रतिभा, गिरिजा कुमार जी से लिखित, और दूसरा है मिस्टर अभिमन्यु, एक नाटक है। तो मिस्टर अभिमन्यु नाटक जो है लक्ष्मी नारायण लाल जी के लिखित है। तो किताबों का नाम सही तरह से लिख लीजिए, गद्य प्रतिभा गिरिजा कुमार, और मिस्टर अभिमन्यु नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल जी का। फिर बीबीए वालों के लिए, थर्ड सेमेस्टर बीबीए वालों के लिए एक किताब है इंद्रधनुष, जो लिखा है डॉक्टर श्रावणी भट्टाचार्य जी ने, और एक किताब है सपनों की होम डिलीवरी, उपन्यास है, नॉवेल है, जिसे लिखा है ममता कालिया। बीबीए वालों को दो किताबें हैं, याद रखिएगा। एक इंद्रधनुष डॉक्टर श्रावणी भट्टाचार्य जी का लिखित, और दूसरी है सपनों की होम डिलीवरी, ममता कालिया जी की लिखित। तो ये किताबें आपके लिए इस थर्ड सेमेस्टर के लिए हैं। इसके साथ आपको एक जैसा व्याकरण भी है, और ये व्याकरण जो है आपको किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, भले ही दुकानों में मिलती हो। हम आपको कॉलेज में इसे पढ़ाएंगे भी और इसका नोट्स भी दे देंगे, इसलिए चिंता मत कीजिएगा, लोड करके भेज दीजिएगा। जिनको भी ये सही तरह से नहीं मिलता, आप प्लीज़ हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, या कॉलेज से हमारा नंबर लेकर हमें कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कौन सा असाइनमेंट है। और सभी को इस असाइनमेंट को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इंटरनल के साथ साथ जो 5 अंक दिए जाएंगे उसके हिसाब से हमें ये असाइनमेंट अभी से लेना है आपसे। इसलिए जैसे ही हम आपको असाइनमेंट या कोई एक्टिविटी दे, उसे पूरा करके हमें भेज दीजिएगा। फिलहाल आपको पिछले सेमेस्टर में जो भी व्याकरण था आप याद कीजिए, क्या क्या पढ़ाया गया होगा, काल पढ़ाया होगा, है ना। क्योंकि ये मैं सभी क्लास के लिए बता रही हूँ, कुछ क्लास में मैं गई नहीं पिछले साल और या पिछले सेमेस्टर, जैसे कि फर्स्ट बीकॉम बी को मैं नहीं जाती थी, फर्स्ट बीसीए, फर्स्ट बीबीए। तो आप सभी अभी यहाँ थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, तो मैं आपको एक बार फिर जो भी व्याकरण पढ़ाया गया था उसे दोहराकर याद दिलाना चाहूँगी। अगर आपको कोई व्याकरण नहीं था भी, तो आपने जो भी पढ़ा होगा उसे याद कीजिएगा, क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा आपको। इस सेमेस्टर में जो व्याकरण है उसी से जुड़ा हुआ, यानी कि पहले जो आपने पढ़ा था उसी से जुड़ा हुआ व्याकरण आएगा, इसलिए आपको थोड़ा बहुत उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। वैसे मैं बताऊं आपको, पिछले सेमेस्टर में आपको शायद स्वर,
व्यंजन, शब्द भेद यानी कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में जानकारी दी हुई थी। याद कीजिएगा, पहले वर्णमाला पढ़ाई गई थी। वर्णमाला के बाद आपको विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में बताया था, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द जैसे कि समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण। शायद जिस क्लास में मैं गई थी तो वहाँ दोहरा कर मैंने बच्चों को बता दिया था, लेकिन फिर एक बार महीनों बाद फिर से सुनिएगा। पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ विकारी शब्दों के बारे में। विकारी शब्द आपको पता है किससे विकारी शब्द कहते हैं? जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। देखिएगा, अ शब्द का अर्थ होता है नहीं, तो आपको पता है, चल ही गया होगा। तो विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वे होते हैं विकारी शब्द। अब विकारी शब्दों के 4 प्रकार हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। 4 शब्द। तो ये संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? नामवाचक शब्द संज्ञा है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव के लिए उपयुक्त नाम जो है वो संज्ञा है। जैसे कि आपका नाम है, गांव का नाम है, प्राणी पक्षियों का नाम है, वस्तुओं का नाम है, ये सभी संज्ञा कहलाती हैं। अब आप किसी भी संज्ञा का नाम लीजिए, जैसे कि आपने राधा नाम लिया तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो राधा पढ़ती है। इसी प्रकार जब राजा शब्द लिया तो राजा पढ़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने संज्ञा बदली, संज्ञा का लिंग बदला, साथ साथ क्रिया भी बदली। तो इस तरह से शब्द बदलते हैं, इसीलिए ऐसे शब्दों का विकारी शब्द नाम दिया गया है। अब दूसरा लेते हैं सर्वनाम। सर्वनाम यानी सबके लिए उपयुक्त नाम। अब सबके लिए उपयुक्त नाम कहा तो उसका मतलब क्या हो गया? यानी कि संज्ञा के बदले में या संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो सर्वनाम है। अब संज्ञा के भेद हैं, सर्वनाम के भेद हैं, जो अलग अलग भेद हैं उनके बारे में आपको बताया हुआ है, इसलिए फिर से मैं दोहराना नहीं चाहूँगी। तीसरा जो शब्द है विशेषण, विकारी शब्दों में तीसरा जो है विशेषण। अब विशेषण जब कहा तो विशेषण के लिए किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को सूचित करने वाला शब्द विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को, यानी कि राधा अच्छी लड़की है, अगर हमने ऐसे कहा तो राधा जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता अच्छी लड़की, तो वो होता है विशेषण। अब अच्छी कहा तो इसका पुल्लिंग शब्द होगा अच्छा, यानी कि विशेषण भी परिवर्तन होता है। अब विशेषण परिवर्तन होता है यानी कि वह भी एक विकारी शब्द है। अब संज्ञा कहा तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद बताए जाते हैं। एक है संज्ञा के मुख्य भेद, याद है ना आपको? क्या है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा, जातिवाचक संज्ञा कहा। जातिवाचक के 2 रूप बनाए गए हैं, एक होता है द्रव्यवाचक और दूसरा होता है समूहवाचक। सर्वनाम के 6 भेद किए गए हैं। मैं दोहरा रही हूँ, पूरा का पूरा नहीं बता रही हूँ, लेकिन सिर्फ नाम आपको याद दिला रही हूँ। सर्वनाम के 6 भेद किए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम
और अंततः निजवाचक सर्वनाम। विशेषण मैंने बताए, विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और निर्देशक या सार्वनामिक विशेषण। क्रिया। अब क्रिया के बारे में बहुत सारे भेद बनाए गए हैं, बहुत सारी जानकारी आपको देनी है। तो क्रिया का जितना संक्षिप्त रूप हमने आपको पहले ही परिचित करवाया है, वो इस तरह से किया था कि कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद। क्रिया यानी कोई भी कार्य करना, तो कर्म के अनुसार वो जो 2 भेद हैं, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। फिर से देखिएगा, का मतलब क्या हुआ? नहीं। जिस वाक्य में कर्म पद नहीं होता वह क्रिया जो है अकर्म क्रिया कहलाती है, और जिस वाक्य में क्रिया का कर्म होता है वो होता है सकर्मक क्रिया। अब कोई वाक्य हम लिखते हैं कि लड़का चलता है, तो यहाँ चलता है कहने पर पैरों से चलता है कहने की अनिवार्यता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अकर्मक क्रिया है, कर्म का प्रयोग नहीं है। दौड़ता, काटता, ऐसे शब्द जो क्रिया के हैं, इसमें अकर्मता यानी कि कर्म का प्रयोग नहीं होता। सकर्मक यानी कि कर्म का प्रयोग होना अनिवार्य है। जैसे कि हम कलम से लिखते हैं, हम लिखते हैं कह सकते हैं, लेकिन हम जब कहते हैं कि कलम से लिखते हैं तो कलम जो शब्द है वो कर्म शब्द है, तो इसलिए यहाँ हम इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के उसके भी 3 भेद बनाए गए हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक और सजातीय। अब एक कर्मक कहा तो उसमें उसका मतलब हुआ कि वाक्य में एक ही कर्म पद है। अब द्विकर्मक कहा तो 2 कर्म होने चाहिए, जैसे कि लड़के ने कुत्ते को पत्थर से मारा, यहाँ पर 2 कर्म है, कुत्ते को और पत्थर से। सजातीय का मतलब है कि जो क्रिया का ही भाववाचक संज्ञा रूप कर्म बनाकर जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वो जो क्रिया के कर्म है सजातीय कहलाते हैं। जैसे कि लड़का खेल खेलता है, खेल खेलता है, खेलता है क्रिया है, खेल का मतलब क्या हुआ? खेलता क्रिया का भाववाचक रूप। तो ये हुआ विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा और अंततः क्रिया। अब क्रिया के केवल मैंने कर्म के अनुसार क्रिया के भेद जो हैं उसके बारे में कहा, और सकर्मक क्रिया के जो अंतर भेद हैं 3 जो दिए हुए हैं उसके बारे में कहा। हिंदी के कार्यक्षेत्र के अनुसार एक प्रयुक्ति जो होती है वो इस प्रकार कही जा सकती है। किसी प्रशासनिक क्षेत्र हो तो वहाँ पर प्रशासनिक हिंदी भाषा होती है। विज्ञान और तकनीक के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी होती है। व्यापार के लिए व्यापारिक हिंदी। जनसंचार माध्यम यानी कि पत्रकारिता, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि के लिए जनसंचार माध्यमों की हिंदी ही होती है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द हैं कार्यालयी हिंदी की शब्दावलियों में, जैसे कि कमिश्नर के लिए आयुक्त, फिर अकाउंटेंट के लिए लेखाकार, गज़ेट के लिए राजपत्र, ऋण के लिए बोरो या ऋणी के लिए बोरोवर, इतिशेष यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, मुद्रा यानी कि करेंसी, गोपनीय यानी कि कॉन्फिडेंशियल। कहने का तात्पर्य देखिएगा, यहाँ पर कार्यालयी हिंदी की शब्दावली जिस तरह से मैंने अभी 10-12 शब्द आपको बताएं, जैसी भाषा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हो या अनुवाद से अंग्रेजी में अनुवाद हो, एक जैसी, इसमें कोई बदलाव नहीं। अपनी भाषा हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जो दी जाती है शब्दावलियों में वैसी की वैसी ही शब्दों का प्रयोग हमें करना अनिवार्य होता है, इसे याद रखिएगा। जैसे कि चुकौती, रीपेमेंट शब्द जो है कार्यालय में उपयोग होता है तो उसके लिए शब्द होता है चुकौती। तो ये शब्द हमें याद रखने पड़ते हैं, याद करके ही इनको लिखना पड़ता है।
आगे कहीं जाकर कहीं आप हिंदी के अनुवादक बनना चाहें या बैंक में नौकरी करना चाहें, कहीं हिंदी अफसर बन गए, तो आपको ये सारे शब्दों को सीखना ही पड़ता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, ये शब्द जो हैं हिंदी भाषियों के लिए भी सीख कर ही इसका प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमें हिंदी आती है तो हमारी जानकारी में जो शब्द है उसको हम इस्तेमाल करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। व्यापारियों के लिए भी कुछ शब्द होते हैं जो अलग अलग संपर्क के लिए वो उपयोग तो कर सकते हैं, बोलचाली भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन यदि पत्र लेखन व्यवहार के रूप में व्यवहार क्षेत्र में अगर हम व्यापारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो उन शब्दों का कोई बदलाव नहीं हो सकता। जैसा शब्द है वैसा ही उसका प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि शब्द है, लीजिएगा लोडिंग। लोडिंग के लिए कौन सा शब्द है आप पता ही है। लोडिंग के लिए शब्द होता है लदान, याद रखिएगा। शिपमेंट हो, बार हो, ये सब के लिए शब्द होता है लदान। इसे हम कुछ बदल कर नहीं बता सकते, लोडिंग नहीं कर सकते। इसी तरह से कोई शब्द है जैसे कि औसत। औसत शब्द का अर्थ होता है, अंग्रेजी का अर्थ होता है एवरेज। अब यहाँ पर औसत के लिए कई अर्थ मिल सकते हैं आपको अगर आपने गूगल में देखा तो, लेकिन ये अर्थ हमें व्यापारी शब्दावली में इस्तेमाल करने को नहीं होता। हमें तो इसे एवरेज के लिए ही इस्तेमाल करना पड़ता है, और हिंदी शब्द है औसत। अब हम लेते हैं कुछ और शब्द जैसे कि पथ शुल्क। आपको टोल फ्री तो पता है, हिंदी में इसको कहते हैं पथ शुल्क। ये शब्दानुवाद ज़रूर है, लेकिन इसके लिए कोई और शब्द भी नहीं है। हम टोल फ्री भी नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हमें रोड ड्यूटी करके भी अर्थ लगता है, लेकिन शब्द है पथ शुल्क। विनिमय, ये तो आपको पता ही होगा, विनिमय शब्द। इसके लिए हम अंग्रेजी का अर्थ निकालते हैं एक्सचेंज। कुछ लोग स्वैप कहते हैं, कुछ लोग रेगुलेशन कहते हैं। ये सब भले ही इसका समानार्थक शब्द के रूप में उपयोग होता है, लेकिन हम लोगों को इसको विनिमय को एक्सचेंज ही लेना पड़ता है। जैसे कि कोई हिंदी में अनुवाद कीजिए करके आपको कोई एक पैराग्राफ दिया गया, समझिएगा, तो वहाँ पर इस सेमेस्टर में आपको ऐसी ही कोई व्यापारिक शब्दों से बनी हुई पैराग्राफ दे सकते हैं। तो आपको वहाँ पर शब्दों पर ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप फाइनल ईयर ऑफ हिंदी में हैं। इसके बाद आपको सीधे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने को भी एक मौका मिल जाता है। इसलिए आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, सही शब्दों का अर्थ भी जानना पड़ता है। वैसे आपको इनकम के लिए शब्द तो पता होगा, आय। तो एक्सपेंडिचर के लिए शब्द है व्यय, आय व्यय। यदि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर इस तरह से आ गया तो आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस तरह से आपको आय व्यय ये शब्द वैसे के वैसे ही इस्तेमाल होने चाहिए। फिर शब्द होते हैं जैसे कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए शब्द है समझौता। अब आप इसका कोई भी अर्थ लगा सकते हैं, सेटलमेंट बता सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट हो या सेटलमेंट हो उसके लिए हमारा हिंदी शब्द होगा समझौता। अभी एडवांस पेमेंट अगर ऐसा शब्द कोई है तो हमें उसके लिए हिंदी शब्द होगा अग्रिम, अग्रिम भुगतान। इस तरह से उसका हिंदी अर्थ लगाना पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन कर, याद रखिएगा। रिटेल यानी कि फुटकर, फुटकर याद रखिए, रिटेल के लिए फुटकर। तो होलसेल के लिए थोक, याद रखिए, होलसेल यानी थोक कर। इस तरह से लिखना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखा रही हूँ, तो उसमें जो शब्द मैं बता रही हूँ इसका जो हिंदी का शब्द है, हिंदी से अंग्रेजी शब्द है, वैसे कि वैसे ही दिया हुआ है। तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। इसको छोड़कर हम कोई और शब्द लगा नहीं सकते, इसी वजह से ये शब्द यहाँ पर लिखे हैं। समाकलन एक शब्द है, अकाउंटिंग इन क्रेडिट। तो इसे हम कुछ बदल नहीं सकते, अकाउंटिंग इन क्रेडिट यानी कि समाकलन। ये आप गूगल में भी देखो तो वैसे ही आएगा, क्योंकि इसका कोई और या अन्य शब्द प्रयोग है ही नहीं। अब आगे हम जाते हैं। व्यापारी शब्दावली हो गई, तो पहले लेते हैं पर्यटन शब्दावली। अब पर्यटन शब्दावली में कुछ शब्द इस तरह से हैं कि
एनुअल रिव्यू, पर्यटन का एनुअल रिव्यू, पर्यटन तो जानते हैं ना, ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो एनुअल रिव्यू के लिए शब्द है वार्षिक समीक्षा, याद रखिएगा, वार्षिक समीक्षा। यहाँ पर कोई और शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए यही शब्द सही होता है। पहचान या परिचय पत्र तो आपको पता है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, आईडी जो आप बोलते हैं, वो तो परिचय पत्र होता है। फिर टैरिफ या शुल्क, याद रखिएगा, शुल्क यानी कि फीस करके कुछ लोग बोलते हैं, ड्यूटी करके कुछ लोग बोलते हैं। तो इस्तेमाल करने के लिए बोलचाल भाषा में शुल्क के लिए अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था प्रयोजनमूलक हिंदी में एकार्थ का शब्द होता है, इसीलिए वो विशिष्ट भाषा कहलाती है। तो शुल्क के लिए टैरिफ हो सकता है, फ़ी हो सकता है, ड्यूटी हो सकता है। इसी तरह कुछ और शब्द भी हैं, जैसे कि लोकल टैक्स अगर हमने शब्द लिया तो स्थानीय कर, कोई और शब्द नहीं हो सकता क्योंकि ये शब्दानुवाद है। लोकल यानी कि स्थानीय और टैक्स के लिए कर। सर्विस चार्ज, सर्विस यानी कि सेवा, चार्ज यानी कि खर्चा। तो ये चार्ज शब्द जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, चार्ज के लिए अलग अलग शब्द भी हैं, लेकिन जब आपको सेवा खर्च या सर्विस चार्ज इस तरह का शब्द आ गया तो आपको याद रखना है एक्सपेंस के लिए यहाँ पर सेवा व्यय नहीं बोलते, सेवा खर्चा बोलते हैं, याद रखिएगा। भले ही ये सर्विस चार्ज यानी कि एक एक्सपेंस है, लेकिन आपको शब्द होगा सेवा खर्च। और प्रारंभिक खर्च, इस तरह से भी शब्द हो सकता है। प्रारंभिक खर्च यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कुछ लोग प्राथमिक कहते हैं, प्रारंभिक कहते हैं, तो एक ही है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर प्राथमिक खर्चा कहें या प्रारंभिक खर्चा कहें, कोई अलग शब्द नहीं है, वही है। फिर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट करके अगर हमने पर्यटन शब्दावली में शब्द लिया तो इसका हिंदी अनुवाद होगा मूल संविदा, याद रखिएगा, मूल संविदा। अगर आपने शब्द लिया जैसे कि एक्सेस पेमेंट, एक्सेस पेमेंट, याद रखिएगा, पेमेंट के लिए भले ही भुगतान शब्द है, लेकिन जब एक्सेस पेमेंट है तो उसका शब्द लगता है अतिरिक्त पावती। और एक है रिजर्वेशन, आरक्षण, सुना होगा आपने। फिर हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला, ये भी सुना होगा। फिर गाइडिंग प्राइस यानी कि निर्देशक मूल्य, गाइडिंग प्राइस, डायरेक्टर प्राइस नहीं, निर्देशक यानी कि आप डायरेक्टर करके मत सोचिएगा, निर्देशक मूल्य यानी कि गाइडिंग प्राइस। अब हम लेते हैं कृषि शब्दावली को। कृषि शब्दावली में कई सारे शब्द हैं, यहाँ पर विज्ञान के शब्द भी आते हैं, कुछ पर्यटन के शब्द भी आते हैं। कृषि मूलतः किस तरह से हम कृषि के ही या एग्रीकल्चर के ही शब्द लें, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रयोजनमूलक हिंदी के शब्द होते हैं वो अलग अलग बोलचाल की भाषा में भी अलग अर्थों के साथ, अनेक अर्थों के साथ भी प्रयोग हो सकते हैं। मैं केवल यहाँ कुछ शब्दों को ही आपको बता रही हूँ, आगे जाकर जब हम क्लास में मिलेंगे तो अन्य शब्दों की भी आपको जानकारी मिलेगी। अब तो समय के अनुसार ही आपको कुछ शब्दों का मैं यहाँ पर अर्थ और अनुवाद बता रही हूँ। तो कृषि शब्दावली में कुछ शब्द इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि आपूर्ति, सप्लाई, सप्लाई तो आपको पता है हिंदी में इसको कहते हैं आपूर्ति। रेजिस्टेंस, आजकल तो बहुत सुनाई दे रहा है रेजिस्टेंस पावर करके, तो इसके लिए शब्द है प्रतिरोधक। कन्नड़ का शब्द भी इसी तरह से होता है, हिंदी का ही शब्द प्रतिरोधक कन्नड़ में भी उपयुक्त है। फिर क्वालिटी, इसके लिए शब्द है गुणवत्ता। पोल्यूशन पता होगा आपको, प्रदूषण। फिर पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक। माइक्रोब यानी कि जीवाणु, आजकल ये बहुत सुनाई देता है, टीवी चैनलों में हो सकता है या न्यूज़पेपर में हो सकता है। जीवाणु, कीटाणु, ये सारे शब्द आपको तो सुनाई दे रहे होंगे। तो इसके लिए अंग्रेजी शब्द जो है माइक्रोब है और हिंदी में इसे हम जीवाणु कहते हैं। पैडी, आपको पता है ना, पैडी अनाज कहते हैं कुछ लोग, लेकिन पैडी का शब्द का अर्थ होता है धान, याद रखिएगा, ग्रेन हो सकता है। अनाज कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चावल आपने सुना होगा ना, अनाज या चावल, राइस, तो ये सारे शब्द हम पैडी के लिए नहीं लगा सकते, इसलिए धान कहा तो पैडी अंग्रेजी शब्द होता है। और ऑप्टिमम प्राइस यानी कि अनुकूल दर, याद रखिएगा, ऑप्टिमम प्राइस के लिए कोई और शब्द नहीं है, अनुकूल दर।
कुछ लोग ऑप्टिमम अनुकूल यानी कि फेवरेबल भी कहते हैं, लेकिन अनुकूल ऑप्टिमम के लिए भी उपयोग होता है। फिर जैसे कि कृषि व्यवस्था, व्यवस्था तो सिस्टम होती है, तो कृषि व्यवस्था यानी फार्मिंग सिस्टम। अभी आपको मछली पालन ये तो पता है, लेकिन एक्वेरियम ये भी पता होगा। लेकिन मछली पालन जब हम कहते हैं तो अंग्रेजी शब्द उसका होता है एक्वाकल्चर, याद रखिएगा। मछली पालन यानी एक्वाकल्चर। तो ऐसे अलग अलग शब्दों को जब हम पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये शब्दों का कुछ खास जो शब्द दिए गए हैं, खास शब्द को ही हमें लिखना पड़ता है जब हम इसको प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। नहीं तो जिस तरह की भाषा आप बोलते हो, जिस तरह की भाषा आप पढ़ते हो हिंदी में, तो वैसी बोलचाल की भाषा का भी आप शब्द अनुवाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस सेमेस्टर में जब आपको अनुवाद दिया जाता है, बिल्कुल आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऐसे प्रयोजनमूलक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि आपके अपनी भाषा में खिचड़ी चुपड़ी भाषा में कुछ अनुवाद करें। क्योंकि शब्द जो जिस तरह से दिए हुए हैं वैसे ही उनका प्रयोग करने से आपकी हिंदी में भी सुधार होगा, आपको कई शब्दों की जानकारी भी होगी, और कहीं आगे जाकर आप हिंदी में काम करने लगो तो आपको कई शब्दावलियों का ज्ञान होगा। तो याद रखिएगा, इसी पर हम लोग आपको एक क्विज़ भी कर सकते हैं। तो इन सारे शब्दों को आप लिख सकते हो, जैसे जैसे स्लाइड आएगा लिख सकते हो, लिख के रखो। तो आगे जाकर आपको जब भी ई क्विज़ या कुछ दिया जाए तो आप उसको देख के समझ के उसको अनुवाद करना हो या उसको लिखने के लिए प्रयोग में लाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो जब करेंगे तो बताऊंगी कि आपको इस सेमेस्टर में क्या क्या व्याकरण सीखना है और किस तरह से इसको सिखाया जा सकता है। तो ये जो आपको शब्दावलियों का पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली करके 3rd और 4th सेमेस्टर के लिए बनाया गया है। तो हम लोगों ने इसको रिफ्रेशर कोर्स करके, नहीं तो भी हम 3rd सेमेस्टर में पढ़ाते थे, तो इसलिए इसका वीडियो बनाकर आपको भेज रहे हैं। सही तरह से इसको सुनिएगा और हो सके तो ये सारे शब्द अपने नोट्स की किताब में, जैसे कि ग्रामर की आपकी पिछले साल की व्याकरण की नोट्स की किताब तो होगी ही, उसमें लिख के रखिएगा ताकि आपको इसे ज़बानी याद करने के लिए सहायता हो।